नमस्कार दोस्तों, मैं विमान द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IAS विद विमान सर। चलिए आज हम लोग फिर से एक नई क्लास और नई राह की तरफ चलते हैं। कल हमने आप लोगों को जैसे बताया था भारतीय भूगोल का फर्स्ट क्लास ली थी हम लोगों ने। उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, मतलब भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, किस देशांतर से किस देशांतर तक है, या कर्क रेखा भारत की कहाँ से गुजरती है, या किस देश की सीमा हमारे कौन कौन से राज्यों से लगती है, और हमारे राज्यों से कितने देश लगते हैं, कितनी हमारी तटरेखा है, इन सब के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप लोग वीडियो जा करके पहले फर्स्ट क्लास देख लें, उसके बाद ही सेकेंड क्लास देखें। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कल हम लोगों ने भारत की राजनीतिक अवस्थिति देखी थी। आज हम लोग भारत की भौतिक अवस्थिति देखेंगे। भौतिक का मतलब होता है जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो उसका भूगोल है, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं। आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। भौगोलिक आधार पर हमने भारत को एक बार में पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक बार में सारी चीजें एक बार में ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लें हम लोग, क्योंकि भारत भी बहुत विशाल देश है और विविधताओं से भरा पड़ा है। इसके लिए हमने भारत को 5 भागों में विभाजित कर लिया, जिसका हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमने ऊपरी भाग में हिमालय, इसको हमने अलग भाग में बांट लिया। उसके बाद उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियाँ, और उसके बाद उत्तर भारत, उसके बाद उत्तर भारत की पहाड़ियाँ। तो हम लोगों ने इसको कितने भागों में विभाजित कर लिया? 5 भागों में विभाजित कर लिया। कौन कौन से 5 भाग? सबसे पहला तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है, दूसरा भाग है उत्तर का मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद तीसरा जो भाग है हमारा वो है प्रायद्वीप का पठार। चौथा भाग जो है वो तटीय मैदान, जिसको हम लोग पश्चिमी और पूर्वी मैदान बोल सकते हैं, या पहाड़ियाँ जिसको हम तटीय मैदान बोलते हैं, तटरेखा वाला क्षेत्र, इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद 5वां क्षेत्र है भारत के द्वीप समूह और उत्तर भारत की पहाड़ियाँ। भारत के द्वीप समूह जो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन द्वीप समूहों को, और उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालय से। चलो इसको पूरा ही साफ कर दें। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, फिर हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आज ये देखते हैं। देखो, सेनोजोइक युग में, कौन से युग में, ध्यान रखना, सेनोजोइक युग में कोवर के अनुसार, जो वैज्ञानिक कोवर है, कौन है? कोवर, इन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? भूसन्नति का। इन्होंने कहा कि हिमालय जो है वो एक भूसन्नति का परिणाम है। इन्होंने कहा कि हिमालय जो है वो भूसन्नति का परिणाम है। लेकिन इनकी इस अवधारणा से कहीं हद तक तो कुछ वैज्ञानिक सहमत थे, लेकिन इनका जो सिद्धांत है ये हमारे दूसरे सिद्धांत जैसे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों का भी मिला जुला रूप माना जाता है। इनका जो कहना था, देखो ये तो है भारत, ठीक है, ये है भारत। इन्होंने कहा कि जो भारत का ऊपरी प्रदेश है, जो हिमालय वाला भाग है, इन्होंने कहा ये था भारत पहले। ये क्या था? ये था भारत, ऐसा था वहां, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लगा हुआ था, इसको इन्होंने क्या कहा? गोंडवाना लैंड का भाग था। इसको क्या कहा? गोंडवाना लैंड। इसके बाद इन्होंने कहा ये बीच में भरा हुआ था टेथिस सागर। कौन सा सागर भरा हुआ था? टेथिस सागर भरा हुआ था। इसके ऊपर का जो भाग था इसको इन्होंने कहा अंगारा लैंड। क्या कहा? अंगारा लैंड। इन्होंने कहा कि एक समय में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग अलग भाग थे।
लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों के पश्चात ये दोनों प्लेटें आपस में नजदीक आने लगी। क्या होने लगी? नजदीक आने लगी। इन्होंने कहा चूंकि इन दोनों भागों में नदियों का विस्तार था। क्या था? नदियों का विस्तार था। इन नदियों के विस्तार से इसमें क्या हुआ कि ये नदियां अपने जल के द्वारा, अपने प्रवाह के द्वारा इस सागर में जाकर के अपने अवसाद इकट्ठा करती रही। क्या करती रही? अवसाद इकट्ठा करती रही, और लाखों करोड़ों वर्षों तक किए, जिससे कि क्या हुआ? इसको देखो, इस महासागर को हम लोग एक छोटे से फ्रेम में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है महासागर। तो इन्होंने कहा कि जब नदियां इस महासागर में लाखों करोड़ों वर्ष तक अवसाद इकट्ठा करती रही, तो क्या हुआ? ये सागर जो है वो अवसादों से भरने लगा। क्या होने लगा? भरने लगा। तो जब ये भरने लगा तो क्या हुआ? फिर इसमें दबाव पड़ने लगा। तो दबाव पड़ते पड़ते इसमें क्या होने लगा? लचक आने लगी। क्या होने लगी? इसके धरातल में लचक आने लगी, जिससे ये भाग क्या होने लगा? सिकुड़ने लगा। भूसन्नति का मतलब दबाव पड़ने लगा। क्या होने लगा? दबाव पड़ने लगा, जिससे इसमें दबाव पड़ने से जब और ज़्यादा फिर जितनी जगह होती जाती थी उतने ही ज़्यादा इसमें अवसाद इकट्ठा होते जाते थे। तो इसमें क्या, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण इसमें क्या हुआ? वलन पड़ गया। मतलब ये दोनों आपस में दब गए। दबने से क्या हुआ? इसमें वलित पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ? वलित पर्वत का निर्माण हुआ। और इसमें क्या हुआ कि इसके शुरुआत के छोर और आखिरी छोर पर पर्वतों का निर्माण हो गया। क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण। जब दो चीजें आपस में दबती हैं तो उनके किनारे उठने लगते हैं। क्या होता है? जब दो चीजें किसी तीसरी चीज को बीच में दाबती हैं तो उसमें क्या होता है? किनारे उठ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर। तो इसके दो किनारे उठ गए, और ये दो किनारे कौन है? ये है कुनलुन पर्वत श्रेणी। क्या है? कुनलुन पर्वत श्रेणी। और ये क्या है? हिमालय। ये क्या है? हिमालय। और ये बीच का जो भाग है ये क्या है? बताओ जरा। तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। देखो, अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि तिब्बत का पठार कैसे बना। तो इन्होंने क्या कहा कि इसके दबाव के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जो ये भारत का ये गोंडवाना लैंड वाला भाग है, ये अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ। और यही बात महाद्वीपीय से विस्थापन सिद्धांत भी बोलता है। वो क्या कहता है कि जो महाद्वीप हैं, वो जो हमारा दुर्बलता मंडल है, मेंटल की ऊपरी परत, जिसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, एस्ट्रोस्फीयर, उस पर क्या है? दोलन कर रहे हैं, तैर रही हैं। क्या? पृथ्वी के ऊपर की प्लेटें, जो भूपृष्ठ का प्लेट है, भूपृष्ठ का, वो तैर रही हैं। उनका कहना है कि ये प्लेटें, कुछ प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ एक दूसरे के पास आती हैं, और कुछ आपस में घर्षण करती हैं। तो यही सिद्धांत किसमें लागू होता है कि ये प्लेट इस प्लेट से, अफ्रीकन प्लेट से, जो भारतीय प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई और जाकर के जो ये यूरेशियन प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। ध्यान देना, ये कौन सी प्लेट है? ये यूरेशियन प्लेट है। तो भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो चूंकि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें थी, अर्थात इनका घनत्व समान था, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट थी, इनका घनत्व समान था। तो घनत्व समान होने के कारण इनका क्या हुआ? ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, और उससे क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, चोटियों का निर्माण हो गया। चूंकि ये प्लेट आज भी अपनी ताकत उत्तर की तरफ लगा रही है, चूंकि इनका कहना है कि आज भी ये प्लेट अपनी ताकत से आगे की तरफ खिसक रही है, जिसके कारण जो हिमालय की चोटियों की ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो कि चूंकि इनका लंबाई बराबर ये अब आगे की तरफ ताकत लगाती चली जा रही है, बल लगाती चली जा रही है। इसके कारण क्या हुआ है कि हिमालय की चोटियों की ऊंचाई आज भी बढ़ती चली जा रही है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अब वो 8,848 मीटर 8,850 मीटर लगभग हो गई है, ठीक है ना। अर्थात ये लंबाई बराबर बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है रोज की रोज लंबाई बढ़ रही है, ये सालों हजारों सालों में 200-410 सेंटीमीटर बढ़ती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं भाग रही है कि एकदम से भाग जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो
वेगनर का जो महाद्वीपीय सुविधा जो स्थापना सिद्धांत है, उनका भी सिद्धांत यही है कि प्लेट जो भूपृष्ठ की प्लेटें हैं वो आपस में तैर रही हैं। और इन्होंने जो कोबर महोदय ने जो सिद्धांत दिया भूसन्नति का, इनके अनुसार भी ये प्लेट आगे की तरफ बढ़ी। इनके सिद्धांत के अनुसार था कि इसमें अवसादों के जमा होने से दोनों प्लेटों में जब दबाव आ गया, इनका कहना था बीच में दबाव आ गया, जिससे ये दोनों प्लेटें आपस में, जैसे आप लोग कोई कपड़ा लें, कपड़ा को ऐसे करके बीच में उसके कुछ डाल दें पत्थर अत्थर जैसा, तो वो क्या होगा कि दोनों तरफ से खिंचने लगेगा आगे की तरफ, है ना, वो नीचे जाने लगा तो ये दोनों लोग खिंचने लगे। इनका कहना था ऐसे ही हुआ यहाँ पर कि बीच में जब अवसाद इकट्ठा हो गए और वो पत्थर की तरह हो गए, तो ये दोनों प्लेटें क्या हुई, ऊपर से एक दूसरे की तरफ सन्नतें होने लगी, पास में आने लगी, जिससे क्या हुआ कि इसका निर्माण हो गया। इनका कहना ये था। कुनलुन पर्वत क्या है, ये चीन का पर्वत है। हिमालय के बाद जो भाग है वो है तिब्बत का पठार। हिमालय के बाद तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के बाद जो चीन में पर्वतमाला है उसका नाम है कुनलुन पर्वतमाला। उसका नाम क्या है, कुनलुन पर्वतमाला। चलो अब हम लोग पूरा भारत बनाते हैं। अब समझ में आया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। देखो ये है हमारा प्यारा भारत। क्या है ये, हमारा प्यारा भारत। ये लो, ये मार्कर भी नहीं चल रहा। ये है हमारा प्यारा भारत। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। तो जो हिमालय पर्वत का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ है, ये जो चोटियां हैं ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत को समानांतर रूप से हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। हिमालय पर्वत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। ये वाला जो भाग है हिमालय का, जो रस्सी की तरह आप लोगों को दिख रहा है, ये भी नीचे उतरा हुआ है, और यही भाग नीचे जाकर के, ध्यान देना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। क्या है, हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। क्या है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत का ही एक उठा हुआ भाग है। चूंकि हिमालय पर्वतमाला यहाँ से ऐसे जाकर के, ये देखो दोनों भागों में गई है। ये पाकिस्तान में भी है और ये म्यांमार में भी है। पाकिस्तान में भी है, म्यांमार में। ये गमछा की तरह, जैसे गौछा नहीं होता लटका हुआ, ऐसे लटके हुए भाग हैं। इसको पाकिस्तान में और अफगानिस्तान दोनों देशों में, पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, सुलेमान, और इसको हिंदुकुश पर्वत क्या बोलते हैं, हिंदुकुश। कहाँ पर, इसको हिंदुकुश बोलते हैं अफगानिस्तान में, और हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, सुलेमान पर्वत श्रेणी। और भारत में इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं समानांतर रूप में। भारत में तो हिमालय बोलते ही ना, भारत में इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे जो ऊपर का भाग है, जो हिमालय के बाहर का, मुख्य हिमालय के बाहर का भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद भी उसके अंदर जो मुख्य हिमालय भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय या दीर्घ हिमालय, या दीर्घ हिमालय। और उसके बाद बीच के हिमालय को बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है ना। और उस सबसे नीचे वाले भाग को, जो हमारे उत्तर भारत के मैदान से लगा हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक। तो ये समानांतर, समानांतर का मतलब होता है ऐसे क्षैतिज रूप में। तो क्षैतिज रूप में हमने हिमालय को 4 भागों में विभाजित कर लिया, ट्रांस हिमालय, दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अब देखो कहा जाता है कि जो ये ट्रांस हिमालय वाला भाग है ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, अर्थात ये 33 भूसन्नति से नहीं, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका कहा जाता है, ये यूरेशियन प्लेट का भाग माना जाता है। किसको, ट्रांस हिमालय। इसमें जो 3 पर्वत श्रेणियां होती हैं हमारे यहाँ पे हैं, जो जम्मू कश्मीर में है और लद्दाख में, इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, लद्दाख, जास्कर और कराकोरम। कराकोरम, जास्कर और लद्दाख, 3 पर्वत श्रेणियां इसमें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 पर्वत श्रेणियां हैं,
कराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ये 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन्हीं पहाड़ियों के बीच से, इन्हीं पहाड़ियों के बीच से, इन्हीं पहाड़ियों के बीच से जो सिंधु नदी है वो निकली हुई है। कौन कौन सी पहाड़ियों से? कराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी निकली हुई है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये आप लोगों को बताना है। कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो सिंधु नदी है उसको ऊपर से जो नदियां आकर मिलती हैं, श्योक और नुब्रा, श्योक और नुब्रा, वो कहाँ से? वो भी इसी पहाड़ियों के बीच से निकल के आती हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं ये? जास्कर और कराकोरम पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदियां ऊपर से आकर मिलती हैं इसमें? सिंधु नदी में श्योक और नुब्रा, और नीचे से जो नदी जाकर मिलती है वो कौन सी नदी है? जास्कर। और इसके अलावा भी कुछ नदियां जाकर के सिंधु नदी में मिलती हैं। ये आप लोगों को बताना है। कुछ आप लोग भी मैप खोलिए और उसमें से देख देख के बताइए कुछ आंसर। अब देखो, जो हिमालय पर्वतमाला की जो मुख्य पहाड़ियां हैं वो किस वाले भाग में है? दीर्घ हिमालय वाले। किस भाग में? दीर्घ हिमालय वाले भाग में है। अब देखो, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन आता है अगर कि हिमालय के जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो 8000 फुट ऊंचाई से, 8000 का मतलब 8 किलोमीटर से ऊंची, वो कितनी चोटियां हैं? हिमालय की 8 किलोमीटर से ऊंची चोटियों की कितनी चोटियां हैं? तो उसकी चोटियों की संख्या है 21। कितनी चोटियों की संख्या है? 21 चोटियां हैं जो कि 8 किलोमीटर से अधिक ऊंची। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो 8848 मीटर है, और उससे छोटी 8000 मीटर तक कितनी चोटियां हैं? 21 चोटियां हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ऐसे कंचनजंगा है और भी कई चोटियां हैं, गार्डवेन ऑस्टिन K2 है, ये सारी चोटियां हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर जोन है वो गार्डवेन ऑस्टिन K2 है। देखो, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। दीर्घ हिमालय वाला भाग कहाँ पर है? नेपाल में। लेकिन भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गार्डवेन ऑस्टिन K2। गार्डवेन ऑस्टिन K2, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन को। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गार्डवेन ऑस्टिन K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। देखो, 8000 से ज्यादा ऊंचाई है इसकी, तो ये भी किस में आ गई? हमारी उन्हीं 21 चोटियों में आ गई। कौन सी 21 चोटियों में? जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गार्डवेन ऑस्टिन K2, ये कितने मीटर ऊंचाई है? 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब देखो कि इन चोटियों ने हिमालय जो है भारत में क्या भूमिका निभाता है? हिमालय भारत में एक पिता की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? जिस तरह एक परिवार में एक पिता भूमिका निभाता है, इसी प्रकार हिमालय हमारे भारत देश के लिए एक पिता की भूमिका निभाता है। कैसे? ये भारत के रक्षक के रूप में कार्य करता है। हिमालय का क्या करता है? भारत के रक्षक के रूप में कार्य करता है। रक्षक के रूप में कैसे कार्य करता है? अब ये क्वेश्चन है। देखो, जब जलवायु वाली बात आती है तो जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है शीत ऋतु में, जब ये ध्रुवीय प्रदेशों से अर्थात साइबेरियाई प्रदेश से ये भारत की तरफ ये तूफान बढ़ता है ठंडी के प्रदेशों में। अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो हमारा उत्तर भारत हिम से ढका हुआ होता, अर्थात बर्फीला क्षेत्र होता। तो यहाँ पर क्या होता? जिसकी जो जनसंख्या है इसमें भी जनसंख्या घनत्व में भी कमी आ जाती और हमारे इस प्रदेश में रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो हिमालय क्या करता है? इन प्रदेशों से आने वाली ठंडी हवाओं को अपने इधर से मोड़ देता है, वापस कर देता है।
और भारत के उत्तर भारत के मैदान को एक उपजाऊ भूमि देने का काम करता है। उपजाऊ भूमि कैसे देता है कि ये विभिन्न सदा नीरा नदियों का निर्माण करता है। ये स्वयं क्या करता है, विभिन्न सदा नीरा नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इन सारी नदियों का निर्माण करता है। कौन कौन सी नदियों का, जैसे सिंधु नदी हो गई, इधर पे ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और सिंधु के जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है। व्यास नदी से हमारे इधर पे जो पंजाब में हरके नामक बांध बना है, इस बांध से इस पूरे प्रदेश में, इस पूरे क्षेत्र में जल की पर्याप्त मात्रा मिलती है। इन नदियों से उत्तर भारत में नदियों की पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती है। और इधर उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा की सहायक नदी, विभिन्न सहायक नदियाँ, इधर पे यमुना की विभिन्न सहायक नदियाँ, इन नदियों से क्या होता है, उत्तर भारत के मैदान को एक उपजाऊ भूमि मिलती है। और इधर पे जब उत्तर पूर्वी भारत में आते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी से, उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से क्या मिलता है, उपजाऊ मैदान, अर्थात खेती बाड़ी करने के लिए, विभिन्न उद्योगों में जल का प्रयोग करने के लिए, हर प्रकार से हिमालय पर्वत भारत के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाता है। क्या करता है, हिमालय पर्वत भारत के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाता है। नदियों का निर्माण, उसके बाद पर्वत चोटियां अर्थात उनमें खनिजों का निर्माण, खनिज के रूप में भी हिमालय पर्वत माला जो है हमारे लिए अहम भूमिका निभाती है। तो इन विभिन्न कारणों से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो भारत के लिए एक रक्षक की भूमिका, अर्थात परिवार के एक मुखिया की तरह कार्य करता है, अर्थात परिवार के लिए एक मुखिया की तरह कार्य करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आज हम लोगों ने क्या देखा था, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को जितनी सारी पर्वतमालाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, कि कौन कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पर है हिमालय में, उन सारी चोटियों के बारे में बता देंगे। इसी हिमालय का जो भाग हमारे उत्तर भारत में है, ये भी विभिन्न पहाड़ियों से है। जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ है ना, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, पटकाई बुम, क्या बोलते हैं, पटकाई बुम। और इधर पे मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ, किसको, मणिपुर की पहाड़ियाँ, ऐसी इन पहाड़ियों को बोलते हैं। तो ये पहाड़ियाँ, ये कहाँ से पहाड़ियाँ आई हैं, ये हिमालय की ही पहाड़ियाँ हैं। क्या है, हिमालय की ही पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, हिमालय में, मेघालय में। तो ये था आपका हिमालय वाला भाग आज का। अब आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करिए, तो आज हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने किस वीडियो को टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। आज आप लोगों ने देखा हिमालय का हम लोगों ने कैसे कैसे निर्माण किया, कि जो गोंडवाना लैंड वाला भाग था, अंगारा लैंड का भाग था, बीच में टैथिस सागर था, इन सब का आपस में भूसन्नति के कारण निर्माण हुआ, वो हमने आप लोगों को चित्र बनाकर भी दिखाया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।